हम लोगों ने कल सेविंग के बारे में समझा था, इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझा था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में समझा था, ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में समझा था और कंजम्पशन के बारे में समझा था, ठीक है। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि जो स्टैट्स है, ठीक है, या इकोनॉमिक है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। 3 अलग तरीके के इकोनॉमिक में क्या कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में समझेंगे। तो पहला है हमारा कंजम्पशन, दूसरा है प्रोडक्शन एंड तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन क्या होता है? सिंपल है, एज कंज्यूमर पीपल हैव लिमिटेड मीन्स वाइल देयर वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। एज अ कंज्यूमर क्या है, हमारी जो मीन्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। हाउ डू दे एलोकेट देयर गिवन मीन्स, ठीक है, ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अब कैसे वो अपनी अलग अलग तरीके के जो रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड करते हैं, ठीक है, और अब अलग अलग तरीके की गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं, सो दैट देयर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज, जिससे कि वो अपना जो सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। क्लियर है? दिस इज द स्टडी ऑफ कंजम्पशन और द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं, या स्टडी ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं, या फिर स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। व्हेन वी फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, ठीक है, एक्सप्लेनिंग हाउ कंज्यूमर टेंड टू बिहेव, वी कॉल इट कंजम्पशन थ्योरी। क्लियर है? जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप को फॉर्मुलेट करते हैं या स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है कि ये उसको क्लियर एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन थ्योरी। क्लियर है ये? तो कंजम्पशन बेसिकली पहले हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन थ्योरी के बारे में है कि कंजम्पशन थ्योरी क्या होती है एक्चुअली। तो कंजम्पशन थ्योरी वो होती है जब भी हम किसी भी ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है किसके बीच में स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बनाते हैं जब भी, तो उससे हमें क्या मिलता है, जो कंज्यूमर हैं उनका बिहेव मिलता है, किस तरीके का वो बिहेव करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन थ्योरी। और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है कि किस तरीके से वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड करते हैं, और उन ज़रूरतों को फाइंड करने के बाद किस तरीके से वो परचेजिंग या सेलिंग करते हैं। जब ये एलोकेट हो जाता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन थ्योरी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसर्स ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स वाइल दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चूज फ्रॉम फॉर देयर फर्म्स एंड फैक्ट्रीज। अब प्रोडक्शन में क्या होता है, उनके पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनके पास क्या होती है, वाइड रेंज होती है गुड्स या सर्विसेज की, जिसमें से वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कहाँ से चूज कर सकते हैं, किसी भी फर्म या फैक्ट्री से। गिवन प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स, हाउ डू दे चूज सच कॉम्बिनेशंस which are least expensive so that they are able to minimize their cost of production। क्लियर है? अब जो प्राइस दिया हुआ है इनपुट पे, तो वो कैसे चूज करते हैं कॉम्बिनेशन को जिनको यूज करके वो कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। क्लियर है? ऑल्सो गिवन प्राइसेस डिफरेंट गुड्स, हाउ डू दे चूज टू प्रोड्यूस दोज the production of which offers them maximum revenue so that their profit is maximized। और जब भी कभी अलग अलग
गुड्स का अलग अलग प्राइस दिया होता है, तो कैसे चूज़ करते हैं कि उनको क्या प्रोडक्शन करना है जिससे कि जो उनकी प्रॉफिट अर्निंग है वो मैक्सिमम हो सके, या रेवेन्यू, जिसको हम लोग रेवेन्यू भी बोलते हैं, प्रॉफिट को हम लोग रेवेन्यू भी बोलते हैं, उसको किस तरीके से वो मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, या स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर भी बोलते हैं। दिस इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन और द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर व्हेन वी फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। जब भी हम कभी स्टैंडर्ड रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर ग्रेटर इट्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्रोडक्शन डिसीजंस वी कॉल इट प्रोडक्शन थ्योरी। जिससे कि हमें जो प्रोड्यूसर हैं उनके डिसीजंस, उनके बिहेवियर के बारे में पता चलता हो, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन थ्योरी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ इनकम is distributed among those who have worked as agent of production। क्लियर है। तो अब जब हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि किस तरीके से जो इनकम होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है जो भी एजेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो एजेंट्स क्या हैं, ये प्रोडक्शन के एजेंट्स क्या हैं, ये सवाल आपके मन में हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए अब ये जानते हैं क्या है। दीज आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो अलग अलग तरीके के जो फैक्टर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या मीन्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में मीन्स, अगर इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोला जाए तो फैक्टर्स, जिनको यूज़ करके हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनको ही बोलते हैं एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। जैसे लैंड हो गया, ठीक है, लैंड किसी ना किसी की होती है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अ पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो द ओनर्स ऑफ लैंड। जो भी इनकम जनरेट हुई है उसमें से जो लैंड के ओनर हैं उनको भी कुछ पार्ट जाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट। किस फॉर्म में वो पार्ट जाएगा, रेंट के फॉर्म में जाएगा। अ पार्ट विल गो टू लेबर in the form of wage. A part will go to owner of capital in the form of interest, and a part will go to the entrepreneurs in the form of profit। क्लियर है। तो जब हम लोगों ने एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन समझ लिया ये क्या क्या होते हैं, तो सिंपल है, बिजनेस से जो भी पैसा अर्न होता है, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट चला जाता है जो ज़मीन है जिस पर हमने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है उसके ओनर को चला जाता है एज अ रेंट। जो भी लेबर हमारे यहाँ काम कर रहा है एज अ वेज, उसको सैलरी उसकी डिवाइड हो जाती है उसमें से कुछ पार्ट का जो कैपिटल के जो ओनर होते हैं, मतलब जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पैसा लगाने वाला ओनर ही हो, बाहर से भी पैसा लगता है तो उनको एज अ इंटरेस्ट जो होती है उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है मींस बिजनेसमैन जो होता है उसको जो पार्ट इनकम में से दिया जाता है वो क्या होता है, एज अ प्रॉफिट वो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, इससे क्या मतलब होता है कि जीडीपी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमंग द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मींस जीडीपी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके बीच में, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में। क्लियर है। व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब किस प्रिंसिपल के, इकोनॉमिक प्रिंसिपल के बेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर के बीच में, किस प्रिंसिपल के बेस पे कर रहे हैं। सच ए स्टडी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं
डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। क्लियर है ये सबको? Besides these three major components of economics, the economists also address such questions which are of social significance, like the question of poverty and employment, the question of growth and social justice, and the question of environmental degradation as linked to various economic activities. अब ये जो तीन मेजर कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनके अलावा भी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, जैसे कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ या सोशल जस्टिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, मींस इन्वायरमेंट में जो भी चेंजमेंट आ रहा है, ये किन एक्टिविटीज़ की वजह से आ रहा है या इनकी वजह क्या है। इश्यू ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस और कलेक्टिव सिग्निफिकेंस आर कैटेगराइज्ड एज इश्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो इशू है सोशल सिग्निफिकेंस का या कलेक्टिव सिग्निफिकेंस का, इसको कैटेगराइज किया गया है किस तरीके से, इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विच रिवॉल्व अराउंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर है? अब ये जो हम लोगों ने देखा इश्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एक मैक्रो इकोनॉमिक और एक माइक्रो, इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके बीच गोल गोल घूम रही है या किसके गोल गोल घूम रही है, वो घूम रही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के, जो कि हमारी सेकेंड बुक है। क्लियर है? कॉन्फ्रंटेड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट्स लाइक अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ का ये देखते हैं, हाउस होल्ड का भी देखते हैं कंजम्पशन, या एक फर्म का भी देखते हैं, या फिर एक इंडस्ट्री का भी देखते हैं। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्या है, यहाँ पे अब आपको ये क्वेश्चन मिल गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री। तो जितनी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट लाइक हाउस होल्ड, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर घर का, ठीक, या किसी एक फर्म का, या किसी एक इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तो उसकी स्टडी किस में की जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। क्लियर है? दीज इश्यूज आर प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड लार्जली विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर। तो ऐसी जो इकोनॉमिक इश्यूज या प्रॉब्लम्स का जो स्टडी होती है, इसका मेन क्या होता है व्यू, इसका मेन व्यू होता है मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल्स वेलफेयर, मतलब किसी एक पर्सन के वेलफेयर के लिए जो भी स्टडी की जाती है वो की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डील विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऐसी प्रॉब्लम से डीलिंग करते हैं जो कि एक पूरी की पूरी इकोनॉमी जिसमें इन्वॉल्व रहती है, मींस सभी की देखते हैं एक बड़े स्केल पे। जो स्टडी होती है इकोनॉमिक्स में वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर होती है। दीज इश्यूज और प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड कीपिंग इन माइंड द गोल ऑफ सोशल वेलफेयर और कलेक्टिव वेलफेयर। अब इस इशू का जो क्या होता है, जो इश्यूज हैं माइक्रो इकोनॉमिक या इकोनॉमी एज अ होल, तो ऐसे इश्यूज का जो स्टडी या एड्रेस किया जाता है, ये अपने माइंड में क्या रख के किया जाता है कि इससे जो भी सोशल वेलफेयर कैसे हो सकता है या कलेक्टिव वेलफेयर कैसे हो सकता है। क्लियर है? तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़िए कि जो तीनों डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं
ये क्या है, इसमें किस तरीके की स्टडीज़ की जाती हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। इन दोनों को समझिए और इसी में आपको इनके बीच का डिफरेंस भी समझ में आएगा। क्लियर है? जो चीज़ ना समझ में आए उसको ज़रूर पूछिए।